हम लोग बात कर रहे थे आपका ऐतिहासिक विचारधारा में, और जो बात चलनी थी जातीयता के सिद्धांत की चलनी थी। एक बड़ी सीधी सी बात है, आदमी कोई हो और कितनी भी गलत बात कहे, उसे अपनी बात को एक सैद्धांतिक आधार ये देना ही होता है। कहने का अर्थ ये है, आप बात कितनी भी गलत करो लेकिन आपको अपनी बात को सही दिखाना होगा, और जब तक आप अपनी बात को सैद्धांतिक आधार नहीं दे सकते तब तक आप अपनी बात को लोगों से मनवा नहीं सकते। कारण यह है कि जानबूझकर गलत मानने को कोई राजी नहीं है। आप जरा ख्याल करके देखना, आप एक भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसे आप मन से गलत मानते हो। यह अलग बात है कि सामाजिक प्रतिबंधों के दृष्टिकोण से आप जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ नहीं करते, ये दूसरी बात है। लेकिन जिसे मन से गलत मान लोगे वो कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई गलती करते हैं तो ये कहा जाता है कि तुमने जानबूझकर की है, ये प्रिजम्पशन है, आपको सिद्ध करना पड़ता है। दैनंदिन जीवन जो रूटीन डे लाइफ है, इसमें जब भी आप कोई गलती करते हैं माना यह जाता है कि आपने जानबूझकर की है, कि आपको सिद्ध करना पड़ता है, आपको तर्क देने पड़ते हैं कि हमसे गलती से हो गया, हमने जानबूझकर नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि ये प्रिजम्पशन है, आप वो कर ही नहीं सकते जिसे आप गलत मानते हो। आप जिसे भी मन से गलत मान लोगे वो अकेले दुकेले मेले कहीं भी आप कर ही नहीं सकते। शब को छूकर खाना खाना ये आप मन से गलत मानते हो। किसी ने न देखा हो कि आपने मृत शरीर को छुआ है, किसी ने न देखा हो, लेकिन इसके बाद भी खाना अगर आपको दे दिया जाए नहीं खाओगे। क्यों? वो काम आप मन से गलत मानते हो। जो कुछ मन से गलत मान लोगे वो कभी भी कर नहीं सकते। जो कुछ आप कर रहे हो वो सब कुछ आप मन से ठीक मानते हो। ये अलग बात है कि उसको छुपकर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि अगर खुलेआम वैसा करेंगे तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा वो नहीं रहेगी जो हमने बना रखी है। सिर्फ इतना सा कारण है। इसलिए समाज में कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, वो अपने कामों को सैद्धांतिक आधार देता है। चोर से पूछो चोरी क्यों की, वो भी अपनी 20 आवश्यकताएं गिना देता है। हालांकि जितनों की आवश्यकताएं हैं वो सब चोर हो गए हों ये नहीं है। आवश्यकता चोरी का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी वो जस्टिफिकेशन के तौर पर आवश्यकता को न सिर्फ प्रस्तुत करता है बल्कि कई मूर्ख उसके समर्थन में भी खड़े नजर आते हैं। ठीक है, गलत गलत और सही सही है। तो जातीयता का सिद्धांत जो कानून में आता है, विधि के विकास का जातीयता का सिद्धांत, क्योंकि हम हर सिद्धांत को कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उस सिद्धांत ने कानून को कैसे जन्म दिया और कानून की प्रभावकारिता और कानून की प्राधिकारिता और कानून की प्रामाणिकता, इसको कैसे उस सिद्धांत ने सुनिश्चित किया है। तो जातीयता का सिद्धांत कानून के जन्म का 3 हमने आपसे कहा था बेसिक प्रश्न है। किसके समक्ष? ज्यूरिस्प्रूडेंस के समक्ष। कानून कहां से जन्म लेता है और कानून के अनुपालन के बंधन के पीछे कौन सी ताकत काम करती है। यानी कानून के अनुपालन का बंधन लोग अनुभव क्यों करते हैं,
केवल दंड का भय नहीं है उसके पीछे। हालांकि बेंथम और ऑस्टिन यही कहते हैं कि केवल दंड पाने का भय है, ये लोगों से कानून का अनुपालन करा लेता है। लेकिन ये बात समाज में 90% असत्य दिखाई देती है। कत्ल रोज हो रहे हैं और रोज लोगों को सजा मिल रही, कहां दंड कानून का अनुपालन कहां सुनिश्चित कर पा रहा है। और 90% लोग जो कत्ल नहीं कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंतर में ये बात है कि किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है। इसलिए कानून कहां से आता है और कानून के अनुपालन के बंधन के पीछे जो ताकत है वो ताकत कौन सी है? कानून कानून के तौर पर मान्य क्यों है? यही बेसिक सवाल है जो प्रत्येक विधिशास्त्री के समक्ष खड़े हैं और प्रत्येक विधिशास्त्री जिनका उत्तर देने का प्रयत्न यह कर रहा है। तो जातीयता का सिद्धांत ये जिन लोगों ने प्रतिपादित किया, हिटलर ने नहीं प्रतिपादित किया। शासक हमेशा ऐसे लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस रखता है जो उसके कार्यों के औचित्य को सैद्धांतिक आधार पर प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि शासक उसमें शासन के गुण होते हैं, उसमें नेतृत्व के गुण होते हैं, लेकिन उसमें बौद्धिक प्रतिभा और क्षमता यह आवश्यक रूप से हो, यह दुर्लभ होता है। यह दुर्लभ घटना है कि शासक नेतृत्व के गुणों से युक्त भी हो और वो ठीक है आपका बौद्धिक क्षमता इससे युक्त ये भी हो, वो फिर धर्मराज, युधिष्ठिर, राम, कृष्ण इस ढंग के शासक होते हैं, वो महान शासक कहे जाते हैं। लेकिन सामान्यतः शासक नेतृत्व के गुणों से युक्त होता है, उसके पास इंटेलेक्चुअल्स की एक फौज होती है और वो इंटेलेक्चुअल्स की फौज करती ही सिर्फ इतना है कि शासक के कार्यों का औचित्य ये जनता के बीच प्रस्तुत कर देती है। और इसीलिए आप देखेंगे प्रत्येक शासक अपने पास इंटेलेक्चुअल्स की फौज रखता है, इस तथ्य के बावजूद कि वे इंटेलेक्चुअल्स अपने घर के वोट शासक को दिलवा पाए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो शायद यह भी कठिन है और शायद तो वो वोट ही डालने नहीं जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रत्येक शासक इंटेलेक्चुअल्स की फौज को एक सम्मान देता है, उन्हें सहेज कर रखता है। क्यों? क्योंकि वे उसके कार्यों का औचित्य सैद्धांतिक आधार पर समाज में प्रस्तुत कर देते हैं। तो हिटलर उसने यहूदियों का नरसंहार किया, उसने अपनी इच्छा कानून के तौर पर चलाई, ठीक है। तो इन बातों का औचित्य इन्हें समाज के समक्ष रखा जाना यह जरूरी था। तो हिटलर के साथ के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने ऐतिहासिक विचारधारा इसके विचारकों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके एक जातीयता का सिद्धांत यह विकसित किया और इस जातीयता के सिद्धांत के आधार पर हिटलर के अविधिक कामों को विधिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया। प्रयत्न शब्द जानबूझकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर हिटलर के प्रयत्न विधिक मान लिए गए होते तो फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के साथ किए गए अपराधों के लिए या मानवता के प्रति किए गए अपराधों के लिए न्यूरनबर्ग ट्रायल, ठीक है, यह नहीं होता और उन दोषियों को दंड देने की बात यह नहीं होती जिन्होंने वो सारे अपराध किए। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रयत्न किया। हिटलर ने एक जातीयता का सिद्धांत यह विकसित किया और जातीयता के सिद्धांत की नींव उसने कहां रखी? सेविनी की विचारधारा पर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा पर।
और हीगल की विचारधारा पर। हीगल ने कहा था कि इंडिविजुअल, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, व्यक्ति समुदाय में विलीन हो जाता है और अंततः समुदाय बचता है। तो समुदाय के अधिकार होते हैं, व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते। ठीक है, यानी आपके सिर्फ कर्तव्य हैं मानव समुदाय के सदस्य के रूप में, और जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे मानव समुदाय के सदस्यों के रूप में, तो निश्चित तौर पर इनके अधिकारों की रक्षा आप करेंगे। और ये जब मानव समुदाय के सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी तो आपके अधिकारों की रक्षा ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, अगर बिजली का बिल मानव समुदाय के सदस्य के तौर पर हम समय पर चुकाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रति बिजली की आपूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न न करने का मेरा जो कर्तव्य है उसकी आपूर्ति स्वयं हो जाएगी, और इसी कर्तव्य का पालन जब आप करेंगे तो मेरे अधिकार की रक्षा हो जाएगी। तो समुदाय के सदस्य के तौर पर हीगल ने एक चिंतन किया था। हीगल गलत नहीं है, उसकी बात का दुरुपयोग हो रहा है। हमने वही कहा था कि विकास उन्नति का परिचायक है, जरूरी नहीं है। तो बंदूक है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, किसके हाथ में जा रही है वह तो इस बात का है। वो सैनिक के हाथ में जाएगी, वो निर्माण का माध्यम बनेगी, वो सुरक्षा का माध्यम बनेगी, क्योंकि निर्माण सुरक्षा में संभव है। वो आतंकवादी के हाथ में जाएगी, वो विध्वंस का माध्यम बनेगी, क्योंकि अशांति में विध्वंस यही हो सकता है। हां, कई बार विध्वंस निर्माण के लिए भी जरूरी है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो हीगल गलत नहीं है। हीगल ने जो कुछ कहा वो तो आप में कर्तव्य के भाव को जागृत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, ताकि कानून की जरूरत ही ना पड़े, आप स्वयं अपने कर्तव्यों का सम्यक अनुपालन कर सको और बिना किसी भय के, बिना किसी डर के ठीक बातें हो सके। इसलिए उसने कहा कि व्यक्तिगत मानव की इच्छा का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत अधिकार होने ही नहीं चाहिए, बल्कि मानव समुदाय का सदस्य है और उसके जो भी अधिकार हैं वो मानव समुदाय के सदस्य के रूप में है। व्यक्ति के रूप में उसके सिर्फ कर्तव्य है कि वो उन कर्तव्यों का पालन करे ताकि समुदाय के अधिकारों का हनन ये न हो। हीगल ने तो बात अच्छे ढंग से कही थी, लेकिन हिटलर के साथ के इंटेलेक्चुअल्स ने इसका दुरुपयोग किया और उन्होंने ये स्थापित किया कि व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जो समुदाय बताए, ठीक है ना, उन्हीं कर्तव्यों का पालन व्यक्ति को करना है, क्योंकि व्यक्ति के कोई अधिकार है ही नहीं, सिर्फ समुदाय के अधिकार हैं, व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। ये हीगल की फिलॉसफी का दुरुपयोग करते हुए हिटलर ने स्थापित किया कि सिर्फ समुदाय का अधिकार है, व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। और इसी फिलॉसफी के कारण अगर समुदाय के हक में आपके जीवन को लिया जाना यह आवश्यक समझा जाएगा, तो बिना किसी औचित्य के आपके जीवन को भी लिया जा सकता है। क्यों? ये अपने आप में सबसे बड़ा औचित्य है कि व्यक्ति का तो कोई अधिकार ही नहीं, समुदाय का अधिकार है। तो आपका जीवन के अधिकार के रूप में जो सर्वोच्च अधिकार है, भाई जीवन का अधिकार व्यक्ति के रूप में आपका सर्वोच्च अधिकार है, इसका वायलेशन भी किया जा सकता है। ये इस फिलॉसफी से निकलकर आता है। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है कि व्यक्ति के कर्तव्य हैं किसके प्रति? समुदाय के प्रति। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, यह हिटलर के द्वारा इस सिद्धांत के दुरुपयोग से दिखाई देता है। सिद्धांत गलत नहीं है, सिद्धांत बिल्कुल गलत नहीं है किसके हाथ में? हमने कल भी कहा था, नीति नहीं, नियत।
यह महत्व की है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना, कृष्ण करें तो लीला और करें तो जाने क्या। हां बिल्कुल ठीक, कृष्ण करें तो लीला ही है और तुम करो तो जाने क्या वही है, क्योंकि कृष्ण की नीयत ठीक है, तुम्हारी नीयत गलत है। तो हिटलर की फिलॉसफी गलत नहीं है, उसका दुरुपयोग गलत है। हिटलर ने यह स्थापित करने के लिए कि व्यक्ति के कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए हम अगर यहूदियों के अधिकारों का वायलेशन कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? व्यक्ति का तो कोई अधिकार ही नहीं है, समुदाय का अधिकार है। और फिर उसने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि समुदाय का अधिकार होता है तो यहूदी समुदाय भी तो है और वो जर्मन समुदाय का भाग है, ठीक है, तो यहूदियों का नरसंहार ये उचित कैसे है? इसके लिए उसने सेविनी की फिलॉसफी, इसका दुरुपयोग कर लिया। सेविनी की फिलॉसफी ये कहती है कि कानून देश स्थान विशेष यहां का होता है और उसमें राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। वो एक राष्ट्र का विकास है, एक राष्ट्र की संस्कृति की उपज, संस्कृति यानी जीवन पद्धति, एक राष्ट्र की जीवन पद्धति की उपज है वो, ये सेविनी का निष्कर्ष है। तो यहूदी जर्मन समुदाय के भाग कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना, यहूदी जर्मन समुदाय के भाग नहीं हो सकते। इसे आप प्राचीन अरब के, ठीक है, सामाजिक स्थिति से समझ सकते हैं। ठीक है, जिस समय हजरत मोहम्मद वहां थे उस समय बनु हाशिम कबीले के ये हैं, ठीक है, और अन्य कबीले भी उस समय अरब में हैं। खाली बनु हाशिम यही कबीला नहीं है, अन्य कबीले भी हैं और वे कबीले इनसे संघर्ष की स्थिति में हैं। उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं और वो उनके मुताबिक अपने आचरण को विनियमित करना चाहते हैं। ये अपने मुताबिक, ठीक है, अपने रीति रिवाजों के मुताबिक अपना आचरण विनियमित करना चाहते हैं। फिर इस्लाम का आगाज होता है और शरीयत, ये आचरण का मानक संपूर्ण इस्लामिक जगत के लिए निर्धारित की जाती है। ये तो लेटर डेवलपमेंट है, ठीक है, उसे जमाना जाहिलियत ये कहते हैं, ठीक है, और ये इस्लाम का प्रादुर्भाव है, ठीक है ना। तो आप इसे इस ढंग से समझ सकते हैं कि एक समुदाय में दूसरा समुदाय नहीं हो सकता। तो हिटलर ने सेविनी की फिलॉसफी, उसका उपयोग इस ढंग से किया कि जर्मन समुदाय का भाग यहूदी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जर्मन अलग राष्ट्र है और यहूदी अलग राष्ट्र है। इसलिए हमें जर्मन समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी है और जर्मन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को स्थापित करने के लिए उसने सेविनी की फिलॉसफी का उपयोग किया। और तीसरी बात, उसने हर्बर्ट स्पेंसर की ली। हर्बर्ट स्पेंसर पर बात करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जो निष्कर्ष है, हर्बर्ट स्पेंसर ये कह रहे हैं कि कानून परिवारों में जन्म लेता है, एक वंश परंपरा की उपज है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है। एक आपकी जो न्याय के प्रति, नैतिकता के प्रति आदि विषयों के प्रति अवधारणा होगी, वो वही होगी जो आपके वंश में नैतिकता, न्याय आदि के प्रति अवधारणा चलती आई है, वही आपकी होगी, भिन्न नहीं हो सकती। तो कानून प्राथमिक तौर पर वंशों में पाया जाता है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर का निष्कर्ष है। कैसे है, क्या है, देख लेंगे। मोटे में आप ये समझ लो, हर्बर्ट स्पेंसर का ये निष्कर्ष है, यानी जर्मन वंश के जो लोग हैं उनका कानून ही
जर्मन राष्ट्र का कानून है, यह जर्मन समुदाय का कानून है। और चूंकि समुदाय के अधिकार होते हैं, व्यक्ति के नहीं होते हैं, और यहूदी जर्मन समुदाय के भाग नहीं है, इसलिए जर्मन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा सिद्धांत हिटलर ने विकसित किया, और ये जातीयता का सिद्धांत कहलाया। इसमें दो सिद्धांत सम्मिलित हैं, एक नेतृत्व का सिद्धांत और दूसरा जातीयता का सिद्धांत। ठीक है, नेतृत्व का सिद्धांत यह कह रहा था कि नेता ये राज्य का प्रतिरूप है। नेता और राज्य, इसमें कोई फर्क नहीं। ये स्लोगन आपने हमारे यहां भी सुना है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये स्लोगन हमारे यहां भी सुना गया है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नेता और समुदाय में कोई भेद नहीं है, क्योंकि समुदाय नेता के बिना समुदाय नहीं है। समुदाय की पहचान नेता से होगी, और समुदाय के हित की भावना यही राष्ट्रीय भावना है, यही नेशनलिज्म है। और चूंकि नेता के बिना समुदाय नहीं, और सामुदायिक कल्याण यही राष्ट्रीय भावना है, इसलिए राष्ट्रीय भावना का मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे पर्सोनिफिकेशन करते हैं कि आपका कबूतर जा जा जा, तो कबूतर का मानवीकरण है ना। ठीक है, कि प्रकृति का मानवीकरण ये साहित्यकार करते हैं। ठीक है ना, तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है किसका? राष्ट्रीय भावना का, और वह राष्ट्रीय भावना मानवीकरण करके नेता की इच्छा ये बना दी गई। यानी नेता राज्य का प्रतिरूप है। क्यों? क्योंकि समुदाय नेता के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता। नेता ही समुदाय को एकजुट रखता है, और समुदाय की जो सामुदायिक इच्छा है यही राष्ट्रीय भावना है, और यह राष्ट्रीय भावना नेता की इच्छा में अभिव्यक्त होती है। ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो हिटलर देश का नेता है, जर्मन एक समुदाय है। ठीक है, तो हिटलर की जो इच्छा है ये राष्ट्रीय भावना का प्रतिबिंबन करती है, और इसका आवश्यक रूप से पालन होना चाहिए। ये बात तत्कालीन जर्मन के इंटेलेक्चुअल्स ने स्थापित कर दी, तीन सिद्धांतों के दुरुपयोग से। वो तीन सिद्धांत कौन से? सेबिनी का, हीगल का और हर्बर्ट स्पेंसर का। इन तीन सिद्धांतों के दुरुपयोग से ये बात स्थापित कर दी। और जब ये बात स्थापित हुई कि जर्मन एक समुदाय है, हिटलर उनका नेता है, और चूंकि समुदाय की सामुदायिक भावना ये राष्ट्रीय भावना का प्रतिबिंबन होती है, इसलिए समुदाय का जो नेता है उसकी इच्छा सर्वोच्च विधि है, और वो निर्विवाद रूप से विधि का उद्घोषक है। तो ये बात ऑटोमेटिकली स्थापित हो गई कि विधि इसके लिखित नियमों की भी उपेक्षा, ठीक है, नेता की इच्छा इसके अनुपालन के लिए की जा सकती है। क्यों? नेता की इच्छा ही सर्वोच्च विधि है। नेता की इच्छा का पालन हर स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, और नेता की इच्छा के पालन में अगर लिखित विधि के नियम ये भी अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो लिखित विधि के उन नियमों को भी बदल दिया जाना चाहिए। ये स्थिति हिटलर की इस व्याख्या को करवाने का स्वाभाविक परिणाम हुआ, और विधि राजनैतिक इच्छा पूर्ति का माध्यम बन गई, क्योंकि नेता की इच्छा ये विधि बन गई ना। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो इंदिरा जो कहें वही लागू होना चाहिए, और इंदिरा वो कहेंगे जिसमें उनका राजनीतिक हित, ठीक है, वो पुष्ट होता हो। तो विधि राजनीतिक हितों की इच्छा पूर्ति का माध्यम बन गई, जातीयता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप। और विधि
के जो लिखित नियम हैं उनका अनुपालन भी अपेक्षित नहीं रह गया नेता की इच्छा को लागू करने के लिए, क्योंकि नेता की इच्छा यह सर्वोपरि है, उसका अनुपालन अपेक्षित है। ठीक है, ये जातीयता का सिद्धांत विकसित होने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है। ठीक है, ये इस उद्देश्य से जातीयता का सिद्धांत ये विकसित किया गया। इसके बाद जातीयता के सिद्धांत के कुछ और परिणाम ये भी हुए। जातीयता के सिद्धांत इसने ये परिणाम भी पैदा किए कि चूंकि कानून ये विशेष समुदाय की उपज है सैविनी के प्रिंसिपल के मुताबिक, इससे कानून में शुद्धता तभी रहेगी जब उस समुदाय में अन्य लोग शामिल न रहें। यहूदी शामिल नहीं है, ये थोड़ी लचर बात है। ठीक है, आप हमारे समुदाय में शामिल नहीं है, बात खत्म। लेकिन हम आपका नरसंहार थोड़ी करेंगे, आप हमारे समुदाय में नहीं है, बात खत्म, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मेरे अस्तित्व के बने रहने के लिए ये जरूरी है कि तुम खत्म हो जाओ, ये ज्यादा कठोर बात है, ज्यादा कठोर बात है। यहूदियों के नरसंहार को करने के लिए हिटलर ने सैविनी के सिद्धांत का उपयोग किया। सैविनी ने कहा था कि एक समुदाय एक राष्ट्र होता है, क्योंकि राष्ट्र उसे कहते हैं जो सांस्कृतिक तौर पर, ठीक है, परस्पर जुड़ा हुआ अनुभव करता है। सांस्कृतिक तौर पर मीनिंग देयर बाय जीवन जीने का तरीका, यानी जीवन पद्धति के आधार पर जब एक मानवों का समुदाय परस्पर जुड़ा हुआ अनुभव करता है तो उसे राष्ट्र कहते हैं। इसी आधार पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था मुस्लिम जीवन पद्धति के आधार पर परस्पर जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं और हिंदू जीवन पद्धति के आधार पर परस्पर जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। इसलिए इस राज्य में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र है, दूसरा मुस्लिम राष्ट्र है, और इसलिए डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, यही बात कही गई थी। तो राष्ट्र की जो डेफिनेशन सैविनी ने विकसित की है, यह राष्ट्र की जो डेफिनेशन है वो जीवन पद्धति के आधार पर है, जबकि हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू एक ही जीवन पद्धति का, पूजा अलग अलग है लेकिन जीवन पद्धति एक है। ठीक है, एक ही जैसी जीवन पद्धति, इसका अनुपालन करते हैं, इसलिए सिद्धांत गलत है। तो कहा कि जीवन पद्धति के आधार पर जब मानवों का एक समुदाय परस्पर जुड़ा हुआ अनुभव करता है तो वो राष्ट्र कहलाता है, ऐसा डेफिनेशन है। ठीक है, तो राष्ट्र एक समुदाय भी है, ठीक है ना, क्योंकि एक समुदाय जीवन पद्धति के आधार पर संगठित हो रहा है तो वो राष्ट्र भी है, समुदाय भी। तो समुदाय की शुद्धता बनी रहे, समुदाय की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है इस समुदाय में अन्य लोग शामिल न हों, तभी तो समुदाय शुद्ध रहेगा। इसलिए यहूदी जर्मन समुदाय के सदस्य तो नहीं ही है, साथ ही जर्मन समुदाय की शुद्धता को कायम रखने के लिए यहूदियों का नरसंहार यह भी किया जा सकता है, यह भी किया जा सकता है ताकि जर्मन समुदाय की शुद्धता ये कायम रहे। और चूंकि जर्मन समुदाय की जो विधि है वही इस समुदाय की विधि होनी चाहिए, क्योंकि जर्मन समुदाय में एक वंश के लोग शामिल हैं और वंश की जो विधि होती है वही समुदाय की विधि होनी चाहिए। यह हर्बर्ट स्पेंसर और सैविनी के जो सिद्धांत है उनका संयुक्त निष्कर्ष है और इस रूप में
हिटलर ने यहूदियों के नरसंहार के जो आदेश दिए उन्हें विधिक रूप से जरूरी और ठीक ठहराने का प्रयत्न यह किया गया। और हिटलर की इस इच्छा का, क्योंकि कानून में एक अंतर्निहित नैतिकता यह भी होती है, ये कहा जाता है कि कानून आवश्यक रूप से रीजन्ड होगा, आवश्यक रूप से नैतिक होगा, और अगर कुछ अनैतिक है, अगर कुछ अनरीजन्ड है, तो उसे कानून नहीं कहा जा सकता, और कुछ भी कहिए आप। जैसे कानून ये नहीं हो सकता कि हर आदमी अपने से आगे वाले के सामान की चोरी करता हुआ चलेगा, यह कानून नहीं हो सकता, यह अनरीजन्ड बात है। भले ही इस बात को कानून बनाने के तरीके से अधिनियमित कर दिया जाए, तब भी नहीं हो सकता। भले ही वर्तमान व्यवस्था में संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति की सहमति इस बात को मिल जाए, फिर भी यह कानून नहीं हो सकता, क्योंकि कानून आवश्यक रूप से युक्तिसंगत होगा। और आवश्यक रूप से युक्तिसंगत का मतलब यह, जो युक्तिसंगत नहीं है फिर वो कानून नहीं है। कुछ इसेंशियल है कानून में, और जो कुछ इसेंशियल होता है किसी भी चीज में, वो हट जाए तो वो चीज हो ही नहीं सकती। हम अक्सर कहा करते हैं कि खट्टा अगर खट्टा न रहे, खटाई अगर खट्टी न रहे, तो फिर खटाई नहीं है। और कुछ भी हो, कुछ मौलिक है, कुछ फंडामेंटल है, जो किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए जरूरी है। तो हिटलर जो कुछ कह रहा है उसको माना जाना चाहिए, क्योंकि वो कानून है। और वो कानून क्यों है? क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर और सैविनी के सिद्धांत उसे कानून सिद्ध कर रहे हैं। वो माना जाना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि जर्मन एक समुदाय भी है, और समुदाय की भावना राष्ट्रीय भावना होती है, और राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व तो नेता में होता है, और नेता के बिना समुदाय का कोई, ठीक है, अस्तित्व तो भले ही हो लेकिन उसकी पहचान कोई नहीं होती। तो जातीयता का सिद्धांत और नेतृत्व का सिद्धांत, इन दोनों ने मिलकर हिटलर के कामों को उचित ठहराने का प्रयास किया। और ये जो जातीयता का सिद्धांत है, इसने यहूदियों के नरसंहार को करने की अनुमति हिटलर को है, ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया। और जब समुदाय इसका हित, ये जरूरी है, और उसी का प्रतिनिधित्व तो नेता कर रहा है, तो नेता समुदाय के हित में है। अगर कुछ गलत भी कर रहा है, गलत कर रहा है मीनिंग दे रहे भाई, समुदाय के अधीन जो भूभाग है उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, तो भी गलत नहीं, क्योंकि तो समुदाय के हितों की रक्षा के लिए करेगा ही। तो हिटलर के कामों के औचित्य को प्रस्तुत करने के लिए हिटलर ने जो यहूदियों का नरसंहार किया और धुरी राष्ट्रों यानी जापान, इटली, इनके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने की जो कोशिश की, उसको जस्टिफाई करने के लिए जातीयता के सिद्धांत का विकास किया गया। और यह कहा गया कि समुदाय के हित ये सर्वोपरि है नेता के लिए, इसलिए अगर वो विस्तारवादी नीतियां ये भी अपना रहा है तो गलत नहीं है। ठीक है, तो हिटलर के पक्ष के पोषण के लिए एक सिद्धांत विकसित किया गया जिसे जातीयता का सिद्धांत इस नाम से जाना गया कानून की दुनिया में। और इस जातीयता के सिद्धांत ने विधि जिसको बताया वो नेता की इच्छा थी। ठीक है, और विधि की प्रभावकारिता के पीछे उस राष्ट्रीय भावना को देखा जो नेता की इच्छा के रूप में प्रतिबिंबित है, क्योंकि नेता समुदाय का नेता है, ठीक है ना। और समुदाय की सामुदायिक भावना, क्योंकि वो समुदाय का नेता है इसलिए वो सामुदायिक भावना का प्रतिनिधि है। अगर सामुदायिक भावना का प्रतिनिधि नहीं तो नेता है कैसे? होगा ही नहीं। तो जातीयता के सिद्धांत ने नेता की इच्छा को विधि के रूप में स्थापित किया, और विधि के अनुपालन के बंधन के पीछे जिस ताकत को देखा
वो समुदाय की सामुदायिक इच्छा या राष्ट्रीय भावना थी, ठीक है ना। और विधि की प्राधिकारिता यानी विधि की अथॉरिटी इसके पीछे जिसको देखा वो नेता और, ठीक है, समुदाय इसके अस्तित्व की एक रूपता को देखा, यानी समुदाय का कोई अस्तित्व चूंकि नेता के बिना नहीं है, इसलिए कानून नेता की इच्छा के रूप में प्रभावी होना चाहिए। ये सारी बात जातीयता के सिद्धांत के रूप में विधिक जगत के सामने आई। आपसे जो सवाल होते हैं जातीयता के सिद्धांत पर वो तीन ही होते हैं कि हिटलर ने किन विधिशास्त्रियों के विचारों के आधार पर अपनी बात को कहा है। तो तीन ही, हीगल, हर्बर्ट स्पेंसर और सेविनी, ठीक है। इनमें से किसी एक का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसलिए, ठीक है, हिटलर ने अपने कामों को ठीक ठहराने के लिए जातीयता के सिद्धांत का विकास किया, यह कहा जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक विचारधारा में सिर्फ एक नाम अब और बचता है, हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन से प्रभावित थे। डार्विन ने विकास इसको जो परिभाषित किया है, हर आदमी की, हर शब्द की अपनी अलग ही डेफिनेशन होती है। डार्विन की भी अपनी डेफिनेशन है विकास की। वो कहते हैं विकास अस्तित्व के लिए संघर्ष है। विकास अस्तित्व के लिए संघर्ष है। मनुष्य अस्तित्व में रहना चाहता है, इसलिए वो संघर्ष करता है। और इस संघर्ष में वो समाज, कानून सबको जन्म देता है। क्योंकि डार्विन ये तो जीव शास्त्री थे, इसलिए मनुष्य जीव के रूप में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसे वो जैविक विकास ये मान रहे हैं। कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जो संघर्ष करता है वो क्या है? जैविक विकास है। लेकिन अंततः विकास क्या है? अस्तित्व का संघर्ष, ठीक है ना। वो अस्तित्व के संघर्ष में जीवित रहने को सिर्फ शामिल मान रहे हैं, सिर्फ उसी पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए डार्विन ने जैविक विकास इसका अध्ययन किया। और जैविक विकास का अध्ययन करने के कारण उन्होंने ये पाया कि विकास, या उनकी ये धारणा बनी कि विकास अस्तित्व का संघर्ष है। क्योंकि वो बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजी के विद्वान थे। वो जीवन की खोज ये कर रहे थे, जीवन के विकास इसके बारे में चिंता कर रहे थे। इसलिए उनका निष्कर्ष ये है कि विकास अस्तित्व का संघर्ष है। और जब जैविक विकास पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने ये पाया कि विकास ये अस्तित्व का संघर्ष तो है ही, साथ ही इसमें जो प्रकृति का चयन है वो उन लोगों के पक्ष में है या उन जीवधारियों के पक्ष में है जिन्होंने अपने को समयानुकूल ये बना लिया। डायनासोर इसीलिए तो विलुप्त हो गए क्योंकि उन्होंने अपने को, ठीक है, समय के अनुसार ढाल नहीं पाया। और यह कहा जाता मगरमच्छ सबसे पुराने पृथ्वी पर मौजूद प्राणी है क्योंकि उन्होंने लगातार अपने को समयोपयुक्त ये बनाया है। यानी डार्विन की 3 सोचें विकसित हुई कि विकास क्या है? अस्तित्व का संघर्ष। और इस अस्तित्व के संघर्ष में प्रकृति किसका पक्ष लेती है? यानी प्राकृतिक चयन किसके पक्ष में है? उसके पक्ष में है, उन जीवधारियों के पक्ष में है जिन्होंने स्वयं को समयानुकूल विकसित कर लिया, ठीक है ना। और विकास अस्तित्व का संघर्ष है। जीवधारी अपने को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए अपने में लगातार परिवर्तन लाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इस बात से प्रभावित हुए। और हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री हैं, ठीक है। समाज को एकजुट रखने में विधि की भूमिका देखने के कारण उन्हें कानून इसमें भी पढ़ा जाता है, अन्यथा वो समाजशास्त्री हैं और उन्हें समाजशास्त्री और ऐतिहासिक विचारधारा दोनों में पढ़ा जाता है।
ऐतिहासिक विचारधारा में इसलिए है क्योंकि मनुष्य अस्तित्व का संघर्ष कर रहा है और फिर वो समुदाय के तौर पर विकसित हो रहा है। तो ये प्रक्रिया कैसे चली है, ठीक है ना, ये प्रक्रिया कैसे चली है इसका अध्ययन भी वो करेंगे और समाज के रूप में, समुदाय के रूप में वो दीर्घजीवी हो इसका अध्ययन भी वो करेंगे। इसलिए वो समाज का अध्ययन भी करेंगे और इतिहास का अध्ययन भी करेंगे। इसलिए वो ऐतिहासिक विचारधारा में भी है और समाजशास्त्रीय विचारधारा वहां भी है, दोनों जगह है, उनको दोनों जगह पढ़ते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने यह माना है कि चूंकि कानून अस्तित्व के संघर्ष में मनुष्य को जीवित रखने में सहायक है, इसलिए ठीक है कानून जन्म लेता है। कानून जन्म लेता है मीनिंग देयर बाय मनुष्य समुदाय के तौर पर जब संगठित होता है तो वो जिस वंश का है, जिस परंपरा का है, उसके कुछ अपने ही सिद्धांत होते हैं जिन्हें वो न्याय, विधि, नैतिकता इस रूप में चित्रित करता है और उन्हीं के माध्यम से वो समुदाय के तौर पर संगठित हो जाता है। और समुदाय के तौर पर संगठित होना, ठीक है, उसे इस अस्तित्व के संघर्ष में लगातार जीवित बनाए रखता है, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने ये माना कि 3 बेसिक चीजें हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने। एक बल, ये बेसिक चीज है। दूसरी, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होगा, ये बेसिक चीज है। और तीसरी, गति की निरंतरता है। ये 3 बेसिक चीजें, गति की निरंतरता, बल की आवश्यकता, ये 3 बेसिक चीजें। अर्थात मनुष्यों में बलशाली हमेशा कमजोर को मारने का प्रयास करेगा क्योंकि बल की शाश्वतता है, ठीक है। बलशाली हमेशा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा। पदार्थ की निरंतरता है, इसलिए इनके पास जो संपत्ति है वो हम छीनने का प्रयास करेंगे क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होगा, संपत्ति तो रहेगी। इसलिए हर मनुष्य की इच्छा होगी कि वो हासिल कर ले जो कभी नष्ट नहीं होगा। और गति की निरंतरता, मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में ये 3 सिद्धांत काम कर रहे हैं। केवल मनुष्य, मानवों के समुदाय में ये काम कर रहे हो ऐसा नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये सिद्धांत काम कर रहे हैं। और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं इसलिए मनुष्यों में भी काम कर रहे हैं। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और इन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स के मनुष्य की जो दैनंदिन आवश्यकताएं हैं इनके साथ संयोग से कानून उत्पन्न होने लगता है। बल की शाश्वतता है, होगा क्या, बलशाली कमजोर को मारने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति छीनने का प्रयास करेगा और ये करेगा ही क्योंकि गति की निरंतरता है, वो कुछ ना कुछ लगातार करेगा। और मनुष्य की दैनंदिन आवश्यकता अस्तित्व के संघर्ष में क्या है, वो समुदाय के तौर पर संगठित रहे। समुदाय के तौर पर संगठित रहे तो जरूरी यह है कि बलशाली कमजोरों को न मार पाए, ठीक है ना। फिर क्या जरूरी होगा कि बलशाली कमजोरों को न मार पाए, ठीक है। पदार्थ यानी संपत्ति कोई किसी की न छीन पाए, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है उसके पास संपत्ति आए तो, ठीक है। तो होगा क्या कि श्रम के माध्यम से संपत्ति का अर्जन ये शुरू हो। अब जिसने श्रम किया तो संपत्ति उसे मिलनी चाहिए। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ये कह रहे हैं कि ये 3 बेसिक ताकतें हैं, इनका मनुष्य की दैनंदिन जरूरतों के साथ जब संघर्ष होगा, जब सामंजस्य बिठाया जाएगा तो विधि, नैतिकता, ठीक है, ये नियम पैदा होना शुरू हो जाएंगे, श्रम ये पैदा होगा, ठीक है। और इसे श्रम के द्वारा जो संपत्ति अर्जन होगा उसे विकास कहा जाएगा। ये सब चीजें पैदा होना शुरू हो जाएंगी और मनुष्य, ठीक है, जिस समुदाय का सदस्य है उसमें वो जो विधि, नैतिकता, सारी चीजों की समझ उसमें आई है, ठीक है, ये उसका कानून बनेंगी। यही उस समाज में कालांतर में जब राज्य पैदा होगा तो
कानून के तौर पर मान्य हो जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने देखा है कि जब शुरुआत होगी मीनिंग देयर बाय जब शुरुआत हुई तो ये तीन बेसिक ताकतें थी ना, बल्कि शाश्वतता थी, संपत्ति की निरंतरता थी, ठीक है, संपत्ति की अनश्वरता थी और गति की निरंतरता थी। ये तीन बेसिक बातें थी, इनके कारण से सब कुछ जन्म लिया है। तो प्रारंभिक समाज में युद्ध के आधार पर, संघर्षों के आधार पर, ठीक है, कानून आदि सब चीजों ने जन्म लिया। यानी जो मनुष्य ने रहना सीखा वो युद्धों के आधार पर रहना, सबसे पहले उसने युद्धों के आधार पर रहना सीखा। यानी प्राथमिक समाज युद्धों के आधार पर संगठित हुआ और धीमे धीमे मनुष्य ने उन्नति की, और धीमे धीमे उन्नति करने के बाद सरकार का जन्म हुआ। लेकिन सरकार का काम सिर्फ इतना रहा कि मनुष्य परस्पर जो एक दूसरे को वचन देते थे, अर्थात जो संविदा करते थे, ठीक है ना, प्राथमिक समाजों में वो युद्ध के माध्यम से उन्हें पूरा कराते थे। कालांतर में हुआ क्या, सरकार ये आ गई और सरकार ने ये जिम्मेदारी ले ली कि हम आपके द्वारा की गई संविधाओं का प्रवर्तन ये कराएंगे। यानी प्राथमिक समाज का विकास, क्योंकि ये तीन बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने बताए, तीन बेसिक प्रिंसिपल के कारण प्राथमिक तौर पर जो समाज विकसित हुआ वो युद्ध आधारित समाज था। बाद में सरकार पर आधारित समाज आया, लेकिन सरकार की भूमिका सीमित थी, वो केवल मनुष्यों द्वारा परस्पर दिए गए वचनों के अनुपालन तक रहने वाली थी, इसके अलावा न रहने वाली थी और न रहनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिगत अधिकारों के विरोधी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ये मान रहे बल्कि शाश्वतता ये बेसिक प्रिंसिपल है। यानी जो बलवान है उसे कुछ तो मिलना ही चाहिए, जिसने श्रम किया उसे कुछ तो मिलना ही चाहिए, जिसने श्रम किया उसे श्रम का लाभ मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं गरीबी उन्मूलन ये सरकार का काम नहीं है, गरीबी उन्मूलन व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। वो सामाजिक कल्याण की योजनाओं के विरोधी हैं, वो राज्य की तटस्थ भूमिका देखते हैं। हमने आपसे कहा था दो भूमिकाएं हो सकती हैं आपकी, न्यायालय की भी दो भूमिकाएं हो सकती हैं। एक, हम कुछ नहीं करेंगे, अभियोजन और बचाव पक्ष ये अपनी अपनी बात रखें, हम सिर्फ फैसला करेंगे। न्यायाधीश की एक भूमिका यह हो सकती है, इसे निष्क्रिय भूमिका कहते हैं, और एक न्यायाधीश की सक्रिय एक्टिव रोल हो सकता है। उसका एक्टिव रोल मीनिंग देयर बाय ये कुछ छोड़ेंगे तो हम पूरा कर देंगे। हम इनसे पूछेंगे छोड़ क्यों दिया बताओ, ये कुछ छोड़ेंगे तो इनसे पूछेंगे, हम एक्टिव रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव रोल प्ले करना ये एक बात है, और निष्पक्ष और तटस्थ बने रहना ये दूसरी बात है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि बल्कि शाश्वतता है, पदार्थ की अनश्वरता है, गति की निरंतरता है, तो तुम गति करो ना, श्रम करो और अपनी स्थिति में बदलाव ये ले आओ। ये अपने बल के प्रभाव से आपसे कुछ छीनेंगी नहीं, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। यानी राज्य के तौर पर हम सिर्फ इसकी व्यवस्था करेंगे कि बल के प्रयोग से ये तुमसे कुछ छीन ना ले, लेकिन इनके श्रम का परिणाम हम तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे। हम टैक्स ले सामर्थ्यशाली से और तुम्हारा घर बनवा दे, नो, नहीं होगा, क्योंकि इस ढंग से तो हम तुम्हें अकर्मण्य बना रहे हैं, ठीक है। फ्री की मुफ्त की योजनाएं नहीं चलेंगी, क्योंकि तुम्हें श्रम करना चाहिए, तुम्हारे श्रम की रक्षा हो, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ठीक है। संविधाओं का प्रवर्तन ये सरकार का काम है, ठीक है ना।
श्रम की रक्षा ये सरकार का काम है, सरकार की तटस्थ भूमिका ये देख रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। बाकी वो सामाजिक कल्याण की योजनाओं के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते सामाजिक कल्याण की योजनाएं चले। न्याय ये उन्होंने भी कांट की तरह स्वतंत्रता माना है। उन्होंने भी कहा कि न्याय का अर्थ है स्वतंत्रता, तुम्हें श्रम करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, तुम्हारे श्रम का लाभ किसी को नहीं मिलना चाहिए। और कांट की ही तरह उन्होंने ये माना है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र रहने की इच्छा है, यानी तुम्हारी स्वतंत्रता वहां सीमित हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है, क्योंकि सबकी यही इच्छा है। तो जो कांट की मान्यता स्वतंत्रता के बारे में है वही इनकी है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये माना है कि कानून वंशों में उत्पन्न होता है, ठीक है, और जो एक विशेष वंश का कानून होता है वही उस समुदाय में या उस वंश में बाद में राज्य की मान्यता प्राप्त करके राज्य का कानून बन जाता है। ये ऐतिहासिक विचारधारा कंप्लीट हुई। सारे विचारक इसमें आपको बता दिए गए, अब कोई नहीं बचा। अब कल से हम लोग बात करेंगे सोशलॉजिकल पर, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा थोड़ी अलग सी है, उसे बाद में लेंगे। पहले सोशलॉजिकल और रियलिस्टिक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद दो मॉडर्न विचारधाराएं बचेंगी, एक मार्क्सिस्ट की और बाकी फेमिनिज्म देख लेंगे बाद में, कल देखेंगे।